गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियाई और ये मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट के बारे में, वहीं से हमारा कंसेप्ट आएगा बाइंडिंग एनर्जी का और बच्चों वहीं से कंसेप्ट हमारा आएगा नया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। और बच्चों फिर हम जो है मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, इस कर्व से हमको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है। और बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है आप ये समझ जाएंगे कि क्यों हमारा जो है कुछ एलिमेंट हमारा जो है रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है शो करते हैं। कुछ एलिमेंट में हमारा जो है न्यूक्लियर फिजन होता है और कुछ में हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और बच्चों न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में हमारी एनर्जी निकलती है। तो क्यों निकलती है? ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम 4 पॉइंट पे फोकस करेंगे। उस पॉइंट को सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा उसमें है क्या क्या। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, इसको आप जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से सुन रखा है। वो बच्चों है हमारा E बराबर mc²। इसका यूज देखिएगा आज कैसे होता है। ठीक है बच्चों इसके बाद जो हम देखेंगे फिनोमेना, वो फिनोमेना देखेंगे हम मास डिफेक्ट का। ठीक है, मास डिफेक्ट का। जब बच्चों मास डिफेक्ट का फिनोमेना देखेंगे तो बच्चों एक और फिनोमेना नया इसी से निकलेगा, वो होगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का। और इसी से सटा हुआ एक और होगा, वो होगा बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, पर न्यूक्लियन। इस तरीके से बच्चों हमारा फिनोमेना निकलेगा। और बच्चों इसके बाद जो आएगा वो बच्चों हमारा एक आएगा ग्राफ, जिस ग्राफ को हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ठीक है, ये बच्चों जब आप ये चीज समझ जाओगे तब बच्चों आपको समझ में ये आएगा कि हमारा कुछ पार्टिकल जो है, कुछ न्यूक्लियस हमारे जो है रेडियो एक्टिविटी क्यों शो करते हैं। और बच्चों इसी के साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, न्यूक्लियर फिजन क्यों होता है। ठीक है, और बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है। ये दो बातें आपको समझ में आएंगी। और बच्चों इस दोनों में से हमारी एनर्जी क्यों रिलीज होती है, ये भी आपको बात समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए बच्चों यहां से स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा आइंस्टीन की जो है स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी क्या है और बच्चों अप्लाई कैसे होती है। जब ये पढ़ लेंगे तब हमको ये समझ में आएगा, जब ये पढ़ लेंगे तब हमको ये समझ में आएगा, और जब ये जान जाएंगे फिर हमको ये समझ में आएगा। जब ये दोनों समझ में आ जाएगा फिर इसकी एनालिसिस करेंगे, एक कर्व बनता है वो कर्व बनाएंगे। फिर इस कर्व की एनालिसिस जब होगी तब आपको समझ में आएगा कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, न्यूक्लियर फिजन क्यों होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है, और बच्चों इस प्रक्रिया में हमारी एनर्जी क्यों रिलीज होती है। यह बात नंबर 1। दूसरी बात बच्चों, ये वीडियो है और एक अगला वीडियो है जिसके बाद बनने वाला है। ठीक है बच्चों, आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारा रेडियो एक्टिविटी का जो है फिनोमेना होता है उसमें जो है बच्चों हमारा अल्फा पार्टिकल जो है इमिट होता है या बीटा पार्टिकल इमिट होता है। ठीक है, और इसके साथ बच्चों हमारा निकलता है गामा रेडिएशन। ठीक है, गामा रेडिएशन हमारा निकलता है।
ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो देखने के बाद अगला वीडियो जो हमारा बनेगा, ठीक है, उसमें आपको ये बात मैं समझाऊंगा कि न्यूक्लियर हमारा जो अनस्टेबल होता है, ठीक है, उसमें से अगर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना हो रहा है तो कौन सा जो है न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल निकालता है, कौन सा बीटा पार्टिकल निकालता है। ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों ने निकलते, या तो ये निकलेगा या तो ये निकलेगा, लेकिन चाहे ये निकले चाहे ये निकले, उसके साथ गामा रेडिएशन हमारा होता ही होता है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अल्फा और बीटा तो पार्टिकल हैं, लेकिन गामा रेडिएशन है, ये भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी लिख देता है कि गामा पार्टिकल, लेकिन गामा पार्टिकल ही गामा रेडिएशन है, अल्फा और बीटा पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल क्यों है, ये रेडिएशन क्यों है, ये भी जो है अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वाला वीडियो और अगला वाला वीडियो बच्चों इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ये आपको समझ में आ गया तो आपका जो है कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लोगे। और बच्चों ये जो टॉपिक है आज का, इसमें न्यूमेरिकल कम होते हैं, थ्योरी ज्यादा है। बच्चों थ्योरी पूरी समझ लीजिएगा, बाद में न्यूमेरिकल पे अप्लाई करिएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा होता है, तो उसको जो है अवॉइड करेंगे, थ्योरी समझेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि हमारा आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी क्या है और वो किस तरीके से जो है हमारा जो है अप्लाई होती है, क्योंकि अभी तक हमने इसको अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ पढ़ा ही बराबर mc²। तो बच्चों चलिए, आइंस्टीन साहब ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमको एक फार्मूला दिया, और वो फार्मूला दिया बच्चों E बराबर mc²। बच्चों इसको अगर हम दूसरी तरीके से लिखें तो बच्चों हम इस तरीके से कर सकते हैं m बराबर E/c²। ठीक है, और बच्चों यहां पर उन्होंने एक बात समझाई और बड़ी अच्छी तरीके से समझाई कि किसी भी बॉडी में हमारे पास मास क्यों है, किसी भी बॉडी में हमारे पास मास क्यों है। तो उन्होंने एक बात बता दी यहां पर कि मास इसलिए है क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी क्यों होती है, किस तरह की होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी होगी, या हीट एनर्जी होगी, या बच्चों हमारे पास जो है वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। किसी भी तरीके की एनर्जी होगी तो वो हमारी मास के रूप में हमको मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात ये बताइए कि अगर कोई बॉडी अपना मास लूज करता है, ठीक है, सपोज करो किसी का मास जो है लूज हो रहा है किसी भी बॉडी का, तो बच्चों एनर्जी के फॉर्म में हमारा निकलेगा। अब चाहे वो एनर्जी हमको हीट एनर्जी के फॉर्म में मिले, जैसे कोयला जलाते हैं हम, तो क्या होता है कि उसका मास चला जाता है, कहां जाता है, हीट एनर्जी में निकल जाता है, या काइनेटिक एनर्जी में निकले, या पोटेंशियल एनर्जी में निकले, या किसी भी एनर्जी में निकले, वो बच्चों हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात इन्होंने बताई और इसने दिया हमको एक ब्रेक थ्रू। ठीक है, ब्रेक थ्रू कैसे हुआ इस चीज को आप देखिए, समझिएगा। हुआ क्या, हुआ ये कि सपोज करिए एक हमारे पास इस तरीके से बॉडी है, ठीक है, और ये रेस्ट पे है, तो इसका बच्चों मास m0 है, और हम इसको कहेंगे कि ये हमारा रेस्ट मास है। ये रुका हुआ है, ये स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस तरीके से, और ये जो है इसका रेस्ट मास हमारा जो है वो है m0। हम इसको देते हैं वेलोसिटी। हमने क्या किया कि इसको थोड़ी सी वेलोसिटी हमने जो है प्रोवाइड कर दी, वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर दी। जब हमने वेलोसिटी प्रोवाइड करी तो ये हमारा इसको मिल गई एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे। इनिशियली क्या था, इनिशियल मास बच्चों इसका क्या था, इनिशियल मास था इसका रेस्ट मास। ठीक है, जो कि था हमारा m0। ठीक हो, हम इसको जो है mi लिख देते हैं, इनिशियल मास। अब बच्चों जब इसको वेलोसिटी मिल गई तो क्या हुआ कि इसकी जो है मास इंक्रीज कर गया। तो हुआ क्या कि न्यू मास, ऐसे लिखिए न्यू मास। अब हमारा देखिए मास, न्यू मास कितना हुआ, ये देखिए हुआ रेस्ट मास, ठीक है, प्लस मास, ठीक है, मास एक्सेस। अब बच्चों ये एक्सेस मास कहां से आया, ये वाला एक्सेस वाला मास कहां से आया, तो बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से आया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसका मास इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, E/c²।
आइंस्टीन साहब के इस फार्मूले से इसका इतना मास इंक्रीज हो गया, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई उतना ही मास इंक्रीज हो गया। मतलब अगर हम यहाँ पे रखें न्यू मास यानी कि मास न्यू ऐसे लिख दिया तो बच्चों हो गया रेस्ट मास जो कि था m0 प्लस बच्चों यहाँ आ गया काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई c²। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से जो है हमारा नया मास हमको मिल गया जो कि इंक्रीज है, एक्चुअल में इंक्रीज है। अब बच्चों यहां पर हमने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है काइनेटिक एनर्जी का। रियलिटी में क्या होता है कि किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, और किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी बॉडी की डिक्रीज होती है तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। ये एनर्जी कौन कौन सी होती है इसको सुन लीजिए। एनर्जी के कितने फॉर्म हैं आप सब पढ़ चुके हैं। ये एनर्जी बच्चों कोई भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बहुत से फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, बहुत से फॉर्म है, वो हो गया बच्चों। प्लस बच्चों हो गया वाइब्रेशनल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक, या कोई भी फॉर्म हो एनर्जी का अगर वो इंक्रीज होता है तो मास इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो मास डिक्रीज होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये बात हमको यहां से दी आइंस्टीन साहब ने। अब बच्चों यहां पर एक नेक्स्ट बात आई कि अगर हमारा मास इंक्रीज होता है तो हमको ये फील क्यों नहीं होता। ठीक है, ये बात आई कि मास इंक्रीज होता है तो हमारा ये फील क्यों नहीं होता। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, सपोज करिए हमने इसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी हमने बढ़ाई, तो काइनेटिक एनर्जी सपोज करिए हमने 10,000 जूल की बढ़ा दी, ये अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई c²। ठीक है, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई c²। अब बच्चों इसमें क्या होता है, यहां पर देखिए जब ये इस तरीके से आता है तो बच्चों जब इसका कंपेयर किया जाता है तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से हुआ, और बच्चों जब हमने इसको यहां पर इसको इससे मल्टी डिवाइड किया ऐसे तो बच्चों इसका जो पावर आता है वो आता है 10⁻⁻12 kg के करीब आएगा। तो बच्चों ये बहुत कम है। ठीक है बच्चों, ये बहुत कम है, और कम होने की वजह से इसका हम कंसीडरेशन नहीं कर पाते हैं बड़े ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट पे इसका कंसीडरेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चों इसका कंसीडरेशन होता है जब हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा होने पे क्या होता है बच्चों कि बहुत छोटे पार्टिकल की, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, या कोई और हो गया, तो बच्चों क्या होता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बात को समझिएगा, इसकी स्पीड कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, तो मास पे जो है सिग्निफिकेंट इफेक्ट आने लगता है। ठीक है, तो हमको वहां पे इसको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो है जहां पर हम माइक्रो पार्टिकल या क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो बच्चों जो क्या होता है कि आइंस्टीन साहब का ये फार्मूला अपना असर दिखाने लगता है। बड़े बड़े मास में 100 kg, 1000 kg, 10 kg, वहां पर बच्चों हम इसको जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात हुई हमारी, क्या हुई कि हमारा जब है एनर्जी बढ़ेगी तो बच्चों हमारा जो है मास उसका बढ़ जाएगा। ये बात यहां पर जो है साफ साफ जो है आइंस्टीन साहब ने दिखा दी। अब बच्चों देखिए क्या हुआ। अब चलते हैं बच्चों यहां पर उल्टे फिनोमिना में। ठीक है, उल्टे फिनोमिना में कि अगर कोई बॉडी अपना मास लूज करती है, क्या होता है, किसी बॉडी का मास जो है वो हमारा लेस हो रहा है। अभी हमने एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज किया था, अब बच्चों हम मास को जो है कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बॉडी हमारी एनर्जी को रिलीज कर रही है। क्या कर रही है, रिलीज, एनर्जी निकाल रही है। और यदि किसी कारण से हमारा जो है मास इंक्रीज होता है, ठीक है, मास इंक्रीज होता है, तो बच्चों क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी ऐड हो रही है। इस चीज को नोट कर लीजिए, एक दूसरे के उल्टे हैं
दोनों एक ही समय पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, और इसका इंटर रिलेशन है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा फिनोमेना हमारा जो है अप्लाई होने लगा न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, ठीक है। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में ये पूरा का पूरा फिनोमेना अप्लाई होने लगा। अब चलिए बच्चों आते हैं न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और उस पे ये फिनोमेना कैसे अप्लाई हो रहा है, हम उसको देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ ये बच्चों कि हमारा न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, वो बच्चों हमारा होता है न्यूक्लियन से मिलके बना होता है। और न्यूक्लियंस हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन और हमारे होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन को P से हम डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं, और बच्चों इसका एक मास होता है, ये हमने लिख लिया MP और ये हो गया Mn। इस तरीके से बच्चों होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, हमने जो है कुछ प्रोटॉन लिए ऐसे 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 और उतने ही न्यूट्रॉन हमने ले लिए, ठीक है, और इनको जो है मिलाया और बच्चों बना दिया एक न्यूक्लियस। यहां पे न्यूक्लियस बनाया 1 2 3 4 5, तो बच्चों P P P P P 1 2 3 4 5, तो बच्चों N N N N N, ठीक है। इस तरीके से जो है ये हमारा एक न्यूक्लियस बन गया। अब बच्चों यहां पर सपोज करिए आप इस तरीके से, यहां पर 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, तो बच्चों यहां पर इसका मास होना चाहिए 5 इंटू MP प्लस 5 इंटू Mn, ऐसे होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और बच्चों इतना ही मास इधर होना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों यहां पर कि यहां पर जब देखते हैं कि यहां पर हमारा मास है, सपोज करिए ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे हमने लिख दिया। ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 5 MP प्लस 5 NP, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इस तरीके से हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ रही है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। अब बच्चों जब एक्चुअल में इसकी एनालिसिस की गई तो बच्चों ये देखा गया कि जो न्यूक्लियस का मास है वो इससे कम है, ये इक्वल नहीं है, ये बच्चों इससे कम है। न्यूक्लियस का मास है वो इसके न्यूक्लियस के टोटल मास से कम आ रहा है, और ये बच्चों जो है हैरान करने वाली बात थी, ठीक है, ये हैरान करने वाली बात थी। चलिए हैरान करने वाली बात ही नई चीज की डिस्कवरी करवाती है। तो क्या हुआ, यहां से खोजा गया कि हो क्या रहा है, तो होने पे ये चीज देखी गई कि जो है बच्चों यहां से जो है कुछ मास कम हो रहा है, और वो मास बच्चों हमें एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। एनर्जी जो है एनर्जी के फॉर्म में हमारा निकल जा रहा है, और इस वजह से जो हमको यहाँ पे मास कम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फिनोमेना यूज हुआ, E बराबर mc², ये वाला फिनोमेना हुआ। जितना मास कम हो रहा है उतनी एनर्जी यहां से निकल जा रही है, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखिए बच्चों जो मास हमारा कम हुआ, इस मास को जो है बच्चों नाम दिया गया मास डिफेक्ट का, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको लिख के दिखाया था मास डिफेक्ट, तो बच्चों ये हमारा जो है मास डिफेक्ट का जो है नाम दिया गया इसको। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए हमने एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट सपोज करिए X है, इसका जो है एटॉमिक नंबर है हमारा वो है बच्चों Z, और मास नंबर है जो है वो है A। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो बच्चों हो गया Z, और बच्चों यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया A माइनस Z। इस तरीके से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और बच्चों यहां पर बच्चों इस न्यूक्लियस का जो है, इस न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, वो इस तरीके से X Z A, और बच्चों जो इसका मास होगा उसको हमने लिख लिया mx, ऐसे लिख लिया mx।
जो इस न्यूक्लियस का मास है वो mx हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ कि इसको जो है हमने इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेकर के इसको जब बनाया गया, जब इसको बनाया गया तो बच्चों यहां पर एक फिनोमेना हुआ मास डिफेक्ट का। ठीक है, मास डिफेक्ट का फिनोमेना हुआ, वो कितना आया बच्चों, वो आया हमारा जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड, ये हुआ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट एक्स। ठीक है, देखिए इतने प्रोटॉन लिए गए इतने न्यूट्रॉन लिए गए, इसका मास ये हुआ ये हुआ, और बच्चों जो मिला वो ये हमको मिला। ये बच्चों आ गया हमारा मास डिफेक्ट के फॉर्म में। बात को समझिएगा, देखिए यहां पर हमने खूब ढेर सारे प्रोटॉन ले लिए, हमें नहीं पता कितने लिए, ठीक है, और खूब ढेर सारे न्यूट्रॉन ले लिए। ठीक है, इनको जो है हमने मिला दिया। ठीक है, हमने जब इसको मिलाया तो हमारा एक न्यूक्लियस मिला, न्यूक्लियस हो गया ये हमारे पास पी 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 इस तरीके से, और एन 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 इस तरीके से हमको मिला। तो बच्चों ये देखा गया कि जो मास इसका है जो मास इसका है उसमें डिफरेंस है, इसका मास कम है इसकी तुलना में, इसके टोटल मास से इसका मास कम है, और बच्चों जो है ये जो हो रहा है ये हमारा मास डिफेक्ट हो रहा है। और बच्चों जो मास डिफेक्ट है ये हमारा एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है, और बच्चों जो एनर्जी हमारी निकल रही है वो यहां से इस फार्मूले से आ रही है, जितनी एनर्जी निकल रही है वो इस फार्मूले से आ रही है। ठीक है, बात को समझ लीजिए, ये एनर्जी हमारी निकल रही है। अब बच्चों चलते हैं उल्टा, आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है न्यूक्लियन से, तो क्या हो रहा है। अब बच्चों उल्टा चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर आपको मास इंक्रीज करना है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, और मास बच्चों यदि डिक्रीज हो रही तो एनर्जी निकल रही है। अब सपोज करिए इसको हम तोड़ते हैं, हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियस को तोड़ना शुरू किया, और तोड़ने के लिए बच्चों जब ये टूट के वापस आएगा किस फॉर्म में, जब ये वापस आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में, जितने प्रोटॉन इधर थे हम इसको उल्टा कर रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा कि हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो बच्चों वो एनर्जी मास के फॉर्म में यहां आ जाएगी, और वापस जो है प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हमको मिल जाएंगे, और उसका ओरिजिनल मास हमारा हाथ में आ जाएगा। ये बच्चों फिनोमेना हमारा अप्लाई होगा अगर हम इस न्यूक्लियस को ब्रेक करके वापस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में हम लेते हैं। तो बच्चों अब हमको इसको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, ये बात सब आती है। तो बच्चों एनर्जी उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी हमने यहां से मास डिफेक्ट के फॉर्म में निकाली थी, या जितनी इसने निकाली थी उतनी एनर्जी यदि हम इसको दे देंगे तो बच्चों क्या होगा, ये हमारा वापस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों यहां पे क्या हुआ कि इसकी थोड़ी सी एनर्जी निगेटिव हो गई, थोड़ी सी बच्चों यहां पर निगेटिव एनर्जी हो गई। ठीक है, टोटल एनर्जी का निगेटिव एनर्जी हो गई। अब ये निगेटिव एनर्जी वो बच्चों यहां पर निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारी स्टोर हो जाती है। बात को समझिएगा, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और बच्चों जहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, वहां पर बच्चों एक फोर्स लगता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वहां पर फोर्स लगता है। तो बच्चों यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक फोर्स लग रहा है, और वही फोर्स बच्चों हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स के फॉर्म में हमको मिलता है। न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स के फॉर्म में हमको यहां पे मिलता है। ठीक है, अब बच्चों ये निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हुई, उसने क्या किया कि इन सारे न्यूक्लियंस को आपस में बाइंड कर लिया। क्या किया, बाइंड कर लिया, बांध लिया। जब तक इसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी थी जो नेगेटिव के फॉर्म में है इसमें, वो बच्चों इसको बाइंड कर रही है, इसको बाइंड कर रही है। और बच्चों यही एनर्जी निगेटिव जो इसको बाइंड कर रही है, इसी को बच्चों हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हो गया बच्चों बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस अब हमारे पास बंधे हुए हैं, एक एनर्जी से बंधे हुए हैं। अगर उसको उतनी एनर्जी मिल जाएगी तो न्यूक्लियस हमारे टूट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, और फिर यहां से निकालते हैं हम कंक्लूजन हम निकालते हैं। तो देखिए क्या निकल के आता है। ठीक है, कंक्लूजन जो हम निकालते हैं वो बच्चों ये निकल के आया, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, concept of mass defect occur, and this mass defect released in the form of energy। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बच्चों देखिए कितनी हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, हमारा जो मास डिफेक्ट था वो बच्चों था डेल्टा एम, और वो था बच्चों हमारा जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जेड मास ऑफ प्रोटॉन ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एलिमेंट एक्स। ये मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था। तो बच्चों इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो सपोज करते हैं हमारी ई, तो बच्चों होगी हमारी डेल्टा एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन साहब के इस वाले फार्मूले के हिसाब से। डेल्टा एम ये है, तो बच्चों रिलीज एनर्जी जो होगी वो होगी जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम इंटू एक्स। ये देखिए इस तरीके से होगा, और बच्चों इसमें आएगा सी स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये बच्चों एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब सिस्टम का यानी कि न्यूक्लियस का मास हमारा कम हो जाएगा। हमने क्या किए, यहां पे जेड जो है प्रोटॉन लिए और ए माइनस जेड जो है हमने लिए न्यूट्रॉन, इसको मिलाया तो बच्चों हमारा जो है एक बन गया न्यूक्लियस। इसमें जो है वो बच्चों जेड पी ए माइनस जेड एन आ गया, और बच्चों यहां से हमारी एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, एनर्जी हमारी रिलीज हो गई। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर ये एनर्जी जितनी रिलीज होती है वो बच्चों इतने मास हमारा कम हो जाता उतनी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब यदि हमको इस न्यूक्लियस को तोड़ करके बच्चों अगर हमें वापस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए तो हमको इस न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि हमने रिलीज करी। ठीक है, और बच्चों अगर हम इसको एनर्जी दे देते हैं तो ये टूट जाएगा, और एनर्जी नहीं देते हैं तो बच्चों ये नहीं टूटेगा, ये बिल्कुल ऐसे मस्त पड़ा रहेगा। अब होता क्या है कि ये जो एनर्जी जितनी निकलती है जो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, वो बच्चों इसकी स्टेबिलिटी को जो है डिसाइड करती है। अगर बच्चों एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो बच्चों हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, जो अगर हम नहीं दे पाएंगे तो बच्चों ये न्यूक्लियस हमारा स्टेबल रहेगा। अदरवाइज जो है ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसको एनर्जी मिली तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ कि ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा और वापस टूट जाएगा। तो बच्चों यहां से एक बात यहां से जो निकल के आती है, यहां से एक बात जो निकल के आती है कि स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, बाइंडिंग एनर्जी पे। यहां से कंसेप्ट हमारा निकल के आया कि स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी
of nucleus depends upon the binding energy of nucleus। ये बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है, कि जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो जो है स्टेबल होगा, और जिसकी कम होगी उतना ही कम वो स्टेबल होगा। अब बच्चों रिसर्च करने वालों ने क्या किया कि सारे एलिमेंट जितने उस समय थे सबकी जो है बाइंडिंग एनर्जी निकाल दी, सबकी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाल दी, और बच्चों वहां से जो कंसेप्ट मिला उससे जो है कुछ कंक्लूजन निकला, और वो कंक्लूजन जो है हमारी एक्सपेक्टेशन पे जो है खरा नहीं उतरा, तो एक और नया कंक्लूजन निकाला गया। तो बच्चों क्या किया गया, ठीक है, यहां देखिए, एज पर कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, क्या निकला, मोर बाइंडिंग एनर्जी, तो हमारा क्या हुआ कि मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, क्या वो मोर बाइंडिंग एनर्जी से हमारी क्या हुई, मोर स्टेबिलिटी, और बच्चों लेस बाइंडिंग एनर्जी तो हमारी लेस स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की, ठीक है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हमारी मोर और लेस बढ़ी थी। तो बच्चों क्या किया गया कि सारे एलिमेंट की जो है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाली गई, और बच्चों एनालाइज किया गया कि देखते हैं कि किसमें हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसमें कम है। तो वहां से बच्चों 3 एलिमेंट उठा के बात करते हैं। सबसे पहले निकाली गई हाइड्रोजन की 1 तो बच्चों आई 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इस तरीके से आई, ठीक है, और बच्चों फिर उसके बाद जो है Fe जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है 2856, ये बच्चों जो है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आई वो आई बच्चों हमारी क्या कहते हैं 960 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों यहां पर जो है इसके बाद जो है निकाला गया यूरेनियम, सबसे बड़ा एलिमेंट, तो 9238, तो बच्चों इसकी आई नियर अबाउट 1600 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक अप्रोक्सीमेशन में मैंने आपके सामने लिख के दिखाया है। तो मतलब यहां से इस कंसेप्ट से पता लग रहा है कि जिसकी जो है बाइंडिंग एनर्जी हमारी कम है वो बच्चों हमारा कम स्टेबल है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसके हिसाब से यहां पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये हमारा लेस स्टेबल है, और बच्चों ये हमारा मोस्ट स्टेबल है, ठीक है बच्चों, क्या हुआ यहां पर लेस नहीं कहेंगे, ये हमारा लीस्ट स्टेबल है, और ये हमारा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, यहां से निकल रहा है, ठीक है। और ये दिख रहा है कि आयरन का जो है Fe का जो है वो इनके बीच में कहीं आता है, ठीक है, यहां से कंक्लूजन निकल रहा है। लेकिन रियलिटी में जब देखा गया तो ऐसा नहीं मिला। हुआ क्या, यहां पर देखा गया कि आयरन मोस्ट स्टेबल है, और ये जो है आयरन की कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट तो हमारा सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होगी वो कम स्टेबल होगा, जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यूरेनियम हमारा जो है स्टेबल नहीं था, वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना दे रहा था, अनस्टेबल था। इस वजह से यहां पर बच्चों ये कहा गया कि अभी इसमें कोई कमी है। कहानी बाइंडिंग एनर्जी की ठीक है, लेकिन इसमें हमें कोई और फैक्टर जो है ढूंढना पड़ेगा। फिर बच्चों इस फैक्टर को ढूंढा गया, ठीक है, फैक्टर को जो ढूंढा गया वो फैक्टर बच्चों जो निकला वो देखिए, बोले जो कुछ भी बाइंडिंग एनर्जी इसकी आ रही, इसकी आ रही, इसकी आ रही है, वो बच्चों जो है जैसे इसकी आई 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये पूरी की पूरी बच्चों इसकी एक प्रोटॉन की है, यानी कि पूरी की पूरी इसकी है। बच्चों 960 के लिए जो है वो बच्चों हमारा 56
देखिए 56 न्यूक्लियॉन्स है न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलाकर के, यानी कि 960 56 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बच्चों ये 1600 जो है वो 238 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि यहां पे एक नया कंसेप्ट निकाला गया, वो बच्चों निकाला गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, कि हमारा जो है बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियॉन के लिए कितना है, और तब यहां से बच्चों फाइनल कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है बच्चों, यहां पर जो अब जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो फिर जो बनाया गया, क्या कहते हैं, डाटा बनाया गया, तो बच्चों जो निकल के आया वो देखिए, वो ये निकल के आया कि इसका तो आ गया 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आ गया बच्चों हमारे पास 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बच्चों ये नियर अबाउट है 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों यहां से जो चीज निकली वो ये निकली कि हमारा बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस का नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसको यहां पे ऐसे लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है जिसका कम होगा वो कम स्टेबल होगा, जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखी, ये एक अप्रोक्सीमेशन में मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एग्जैक्ट फिगर अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया। तो ये यहां पर एक चीज देखी गई कि जो हमारा जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन का सबसे ज्यादा है, और ये जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और बच्चों इसके इधर और उधर बहुत से एलिमेंट हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और वो हमारे लेस स्टेबल है। ठीक है बच्चों, यहां से इतनी कहानी जो है पूरी निकल के आई। सबसे पहले आइंस्टीन साहब का कंसेप्ट लगा मास का, एनर्जी का, वहां से देखा गया कि हमारा मास डिफेक्ट हो रहा है, मास डिफेक्ट से देखा गया कि जो है हमारा जो मास डिफेक्ट हो रहा है वो हमारा एनर्जी के रूप में जो है निकल रहा है, तो वही एनर्जी हमारी क्या है, न्यूक्लियस को बांध के रखती है, इसलिए इसको बाइंडिंग एनर्जी कहा गया। और फिर बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट हमारा निकल के आया। अब बच्चों फिर करने वालों ने क्या किया कि अब जो है पूरा रिसर्च कर दिया, सारे एलिमेंट के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कैलकुलेट किया गया। जितने भी एलिमेंट हमारे अवेलेबल थे, जितने अब तक खोजे गए थे, सबका जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला गया। और बच्चों उसके बाद जो है एक जो है बनाया गया, क्या बनाया गया, ग्राफ। ठीक है, एक बनाया गया ग्राफ, और इस ग्राफ को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व कहलाता है। बच्चों ये जो ग्राफ बना था हमारा, जिससे हमें ये कर्व मिल रहा था, वो बच्चों था हमारा दो चीज के बीच में, एक तो था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, वर्सेस मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्यों लिया गया बच्चों, मास नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे न्यूक्लियंस। ये मास नंबर है ऊपर वाला, तो ये हमको पूरे के पूरे न्यूक्लियंस देता है। तो बच्चों इसीलिए मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जो है एक ग्राफ बनाया गया, और उस ग्राफ की कुछ खासियत थी। ठीक है, उस ग्राफ की कुछ अपनी जो है स्पेसिफिकेशन थी, और इस स्पेसिफिकेशन से हमको क्लियर कट पता लग रहा था कि कौन सा न्यूक्लियस हमारा स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस हमारा कम स्टेबल है। ये बात बिल्कुल साफ साफ पता लग रही थी। तो बच्चों चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं किसकी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व की, और देखिए वो कर्व बच्चों हमारा कैसा होता है। वो कर्व हमारे सामने रहा, ये बच्चों हमारा जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है, और ये कर्व हमको जो है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के बारे में बहुत सटीक जो है इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये कर्व है क्या, कैसे बना और कैसे इंफॉर्मेशन देता है। तो बच्चों इसको आप हेडिंग डालिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। बच्चों ये कर्व हमारा बनता है मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के
बीच में। और अभी मैंने जो आपको बताया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट, उससे दो बातें बिल्कुल क्लियर है। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हाई, ठीक है, देन न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल, न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। और दूसरा है इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस, देन न्यूक्लियस इज लेस स्टेबल, ठीक है, न्यूक्लियस इज लेस स्टेबल। ये बात अभी इसकी थ्योरी से पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गई। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर बच्चों जो एक बात यहां पर देखी गई है वो ये देखी गई है कि जो भी हमारा जो है एटम है जिसका जो है मास नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसका मास नंबर हमारा 40 से 120 के बीच में आता है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारा जो है वो नियर अबाउट 8.5 MeV से 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये सारे के सारे हमारे स्टेबल है, ठीक है। अब देखिए 40 किधर पड़ेगा, यहां पड़ेगा कहीं पे, और बच्चों 120 यहां कहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहां से इस तरीके से एक जो है आइडिया ले हल्का सा, तो देखिए ये आया और ये बच्चों यहां पे इस तरीके से आया, ठीक है। इसको 120 लिख लेते हैं, ये 40 हो गया। यहां से यहां तक बच्चों जो भी आ रहे हैं न्यूक्लियस या जो भी एटम आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे स्टेबल हैं। उनकी जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 से 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। अब बच्चों क्या होता है कि यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल हमको मिलता है, वो मिलता है आयरन का, ठीक है, आयरन का। बच्चों इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो होती है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास न्यूक्लियस है। अब बच्चों इसके इधर वाले और इसके इधर वाले हमारे लेस स्टेबल है, ठीक है, लेस स्टेबल है। अब देखिए यहां से ये करते क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स has a tendency to stable itself। क्या होता है कि वो जो है हमारा अपने आप को जो है स्टेबल करने की कोशिश करता है, ये सबके अंदर टेंडेंसी होती है। अब बच्चों इस टेंडेंसी से हमारा दो फिनोमेना निकलता है, वो ये होता है कि सारे के सारे जो इधर है वो इसमें आने की कोशिश करते हैं और जो इधर है वो इसमें आने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं और क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाता हूं, वो चीज आप देखिए और यहां से देखिए हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम है, और बच्चों इसके बाद जो है सबसे ज्यादा मिलती है हीलियम। हाइड्रोजन के बाद तुरंत हीलियम आता है, लेकिन देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे बड़ी अच्छी है। यहां ऑक्सीजन आएगा कि यहां पर इस रेंज में 40 से पहले देखें तो हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, नोट कर लीजिए से, हीलियम 42, ठीक है, कार्बन 612 और ऑक्सीजन जो है 816, इनके जो है क्लियर कट मैक्सिमा है, ठीक है। और बच्चों यहां पर क्या है, लिथियम 63 और बच्चों नाइट्रोजन 714 और ऑक्सीजन 818, इनमें हमारा मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए मिनिमा मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमारा यहां पर इस जगह पर जो है मैक्सिमम मिल रहा है, और मैक्सिमम में यहां पर क्या होता है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये वाला इसके कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। पहली बात तो ये पता लगती है। दूसरी बात बच्चों हमें ये पता लगती है कि आयरन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और बच्चों
इसके बाद इधर पड़ने वाले जितने भी न्यूक्लियस है और इधर आने वाले जितने भी न्यूक्लियस है, ये सबके सब हमारे कम स्टेबल है। अब ये सारे के सारे स्टेबल होना चाहते हैं, तो देखिए स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए। स्टेबल होने के लिए इधर वालों की बात कर रहा हूं जो इधर आते हैं। स्टेबल होने के लिए ये अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज करने के लिए बच्चों ये क्या करते हैं, ये जाते हैं हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसे बच्चों, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन मिल करके हमको हीलियम देता है, प्लस और चीजें भी मिलती है, आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का जो है कंसेप्ट है। यानी इधर वाले क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं और अपने जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ा करके यहां पहुंचने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कंडीशन होती है, जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाएगी तभी जो है वो बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन में आएंगे और ये सारे के सारे स्टेबल हो जाएंगे। और बच्चों जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन से तुरंत हीलियम मिलता है, तो बच्चों वो हमारा जो है इसको स्टेबल कर देता है। ठीक है, ये बात बच्चों यहां से निकल के आई। अब बच्चों बात करते हैं जो हमारा उधर पड़ता है। देखिए वो हमारा क्या करता है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर बच्चों यहां पर होता यह है कि यहां पर जो भी है वो इधर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्या करता है, ये अपने जो है मास नंबर को धीरे धीरे कम करता है। कम करने का तरीका क्या है, कम करने का सिर्फ एक ही तरीका, दो तरीके हैं, दो। एक तो है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजन, इन दोनों से जो है इधर पड़ने वाले सारे न्यूक्लियस अपने जो है मास नंबर को कम करते हैं और इस रेंज में आने की टेंडेंसी रखते हैं और बच्चों फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी में होता है कि पार्ट जो न्यूक्लियस होता है वो या तो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है या बीटा पार्टिकल इमिट करता है। तो जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं, यूरेनियम 92-238 का। अब देखिए इसमें रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो बच्चों ये हमको देता है थोरियम 92-234 प्लस बच्चों एक अल्फा पार्टिकल ये हमारा इमिट करता है प्लस एनर्जी निकालता है, और बच्चों इससे थोड़ा सा स्टेबल होता है। फिर ये बच्चों फिर हमारा जो है अल्फा पार्टिकल निकालता है और धीरे धीरे इसका जो है मास नंबर कम होता है, मास नंबर कम होता जाता है और फिर ये इधर आ जाता है। ठीक है, और स्टेबल हो जाता है। और बच्चों यही काम जो है न्यूक्लियर फिजन में बहुत तेजी से होता है। जैसे हमने यहां पे लिया 92-235, ठीक है, और बच्चों इस पे हमने एक जो है न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर दी, तो बच्चों हमको जो मिलता है वो देखिए क्या मिलता है, वो मिलता है एक तो बेरियम 56-141 प्लस क्रिप्टॉन, ठीक है 36-92 प्लस बच्चों हमको मिलता है 3 न्यूट्रॉन और एक जो है इस तरीके से हमारा ये। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि देखिए ये 92 और 235 था, जैसे ये फिजन में आया बच्चों देखिए 141 और आ गया हमारा 92, 36, ये देखिए स्टेबिलिटी की ओर बढ़ गया। अब इसमें ये स्टेबल है, इसमें फर्दर कुछ नहीं होगा, ये हल्का सा अनस्टेबल है, तो इसमें फिर से एक बार जो है फिजन हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व से हमको बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के बारे में, न्यूक्लियर फिजन और रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट के बारे में, और न्यूक्लियर फ्यूजन के कंसेप्ट के बारे में। अभी बच्चों इसमें एक पॉइंट और है जो कि हमारा होता है, एक तो एक पहला पॉइंट हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वजह से हमारा जो है स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी डिसाइड होती है। अब बच्चों इसमें एक फैक्टर और होता है, वो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का। ठीक है, उससे हमारा जो है स्टेबिलिटी
के बारे में और भी आइडिया मिलता है हमको कि कहां पर हमारा अल्फा पार्टिकल निकलेगा, कहां पर बीटा पार्टिकल निकलेगा। ठीक है, वो बच्चों आप देखिएगा अगले वीडियो में, जो कि हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के ऊपर हमारा वीडियो है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का वीडियो ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कंसेप्ट के बारे में। और बच्चों इसमें से बहुत से थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा यदि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और उसको सीख करके न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अप्लाई किया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और स्टेबिलिटी के कंसेप्ट के साथ, जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।